टोटल दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होता है वो सभी चीजें हम बेहतरीन तरीके से फाइंड करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, मैं इसको अलग तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टोटल दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दूसरा है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर जो स्मॉल जी की वैल्यू अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होता है, डेप्थ में क्या होता है, सर्टेन हाइट पे क्या होता है, वो सभी चीजें हम बेहतरीन तरीके से फाइंड करने वाले गाइस। और अगर आप चाहते हो कि ये जर्नी हम लोग कंटिन्यू लगातार जारी रखें तो भाई नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड कमेंट बॉक्स में गाइस इस वीडियो के अंदर दो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, वो दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा एंड आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फटाक से उसको ज्वाइन कर लेना। एंड उसी के नीचे हमारे ऐप का भी लिंक दिया हुआ, जिसको आप क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना गाइस। तो चलो हम बिना देरी की चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं बताना चाहूंगा ये है हमारा पार्ट 2 एंड पार्ट 2 मतलब लेक्चर का पार्ट 2 है। तो सबसे पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, मैं इसको इस तरह से नहीं बताऊंगा, मैं इसको अलग तरीके से बताऊंगा। ये तो गाइस आपके लिए नोट्स के लिए हो गया, बट आपको एकदम कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाते हैं। चलो सो गाइस ये मान लो हमारा दो ऑब्जेक्ट है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये दो ऑब्जेक्ट है, ओके, दो ऑब्जेक्ट मिल गया एंड इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। कभी कभी इसको कैपिटल M भी लेते हैं और इसको स्मॉल m भी लेते हैं, ओके। एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस d भी लिया जाता है और मैं बताऊंगा r भी लिया जाता है। ये बातें याद रखो, डिस्टेंस d भी लिया जाता है या r भी लिया जाता है, क्लियर। अब गाइस हमें निकालना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब निकालना है कैपिटल G। क्या निकालना है? कैपिटल G निकालना है। अब देखो गाइस क्या है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास जितना बढ़ेगा, जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि अगर एक ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। जैसे हाथी और चींटी, अगर मैं हाथी को गिराऊं एंड चींटी को गिराऊं तो हाथी का मास ज्यादा है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, चींटी का मास कम है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला रिलेशन ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहता है, ये दोनों के मास का प्रोडक्ट, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोला है? देखो दोस्तों सिंपल सी बात है। अब जैसे एग्जांपल मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूंगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो ये अर्थ को छोड़ के ऊपर 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 जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है, मैं डी के फॉर्म में लिखता हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, ये और ऊपर पहुंच गया, डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स और कम हो जाएगा। समझ में? अब मैं क्या करता हूं, अब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, नीचे 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 आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब डिस्टेंस कम हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल, आप किसी ऐसे मंदिर पे जाते हो जो बहुत सर्टेन हाइट पे है, जब आप वापस आते हो तो देखो फटाफट फटाफट आ जाते हो। क्यों फटाफट आते हो? क्योंकि वहां फोर्सेस बढ़ने लगते हैं। डिस्टेंस कम होता है तो फोर्सेस बढ़ने लगते हैं। मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज कम होगा। डिस्टेंस कम हो रहा है, ओके, डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्सेस क्या हो गए, बढ़ गए। तो एक कम हो रहा है दूसरा ज्यादा हो रहा है, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए गाइस ये दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ये दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बार और हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का। जितना ज्यादा मास बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, डिस्टेंस को। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने चीजें क्लियरली बताई। जितना ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब गाइस थोड़ा और इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। अब जैसे गाइस हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो दो चीजें लग जाती, इक्वल और कांस्टेंट।
और यहां जो कांस्टेंट यूज होता है वो ये होता है कैपिटल जी, और इसी कैपिटल जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस विथ टू साइन, फर्स्ट इज इक्वल एंड सेकंड इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब गाइस पहला एंड दूसरा ये मैंने सेम टू सेम लिख दिया, और नीचे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसका स्क्वायर किया हुआ। अब दोस्तों अपने को निकालना तो ये है, यही निकालना, टॉपिक का नाम है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ये बस क्या करो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में लेके चले जाओ, ये ऊपर चला गया, ये डिवाइड में था ये ऊपर चला गया और ये ऊपर है तो इस साइड नीचे आ जाएगा, m1 m2 निकल गया। अब गाइस अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट बता दो तो बहुत प्यार से बता सकते हो यार। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर, और स्क्वायर इसलिए यहां स्क्वायर लगा दो। एंड साथ में दो मास दिया हुआ है तो केजी और केजी क्या हो जाए? केजी स्क्वायर। इन शॉर्ट आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी रेस टू -2, क्योंकि डिवाइड में है, अगर मुझे उसको ऊपर लाना है तो पावर को किस में लिखना पड़ता है? माइनस में। ओके, तो ये हो गया, पूरी चीजें मैंने क्लियरली आपको बता दी। अब देखो यही सब चीजें यहां लिखा हुआ है, अब यही लिखा हुआ है, या डी में लिखो या आर में लिखो, डी में लिखो या आर में लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आया? कंफ्यूज होने वाली जैसी चीजें नहीं है। कहीं कहीं डिस्टेंस को डी से लिखा जाता है, कहीं कहीं डिस्टेंस को आर से लिखा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा सबसे प्यारा टॉपिक है अगला। भाई इसको रुला दिया यार चलो अब अगला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये देखो अभी फिर से मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूं, अभी देखना एक मस्त वाला झलक होने वाला है। ये देखो एप्पल ऊपर से आ रहा है धप, मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये पेन है, ये पेन को अगर मैं नीचे छोड़ता हूं, ये पेन अपने आप क्यों जा रहा है? एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, इसके अंदर एक्सेलरेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब समझ में आया, कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों एक्सेलरेट हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। इसको किससे डिनोट किया था? जी। जैसे मैंने क्या प्यारा सा एक फोटो बनाया हुआ है, अगर आप थोड़े टाइम में देखोगे तो इसके अंदर बहुत मस्ती है। और ये जब एक्सेलरेट, बाइक को एक्सेलरेट कर रहा है, तो बाइक एक्सेलरेट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पेट्रोल। ओके, एक्सेलरेट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पेट्रोल। और ये एक्सेलरेट क्यों हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इसलिए इसका नाम रखा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर गाइस? एकदम प्यारे तरीके से मैंने बता दिया। एंड गाइस इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। जनरली गाइस हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू जो लेते हैं वो जी की 9.8 लेते हैं, बट गाइस मैं बताना चाहूंगा कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता रहता है। और इसी चीज को हम प्रूफ करने वाले हैं फटाफट। कुछ फैक्ट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, इससे रिलेटेड जितने देखो हमारे साइंस के अंदर जितने बॉक्सेस बने हुए हैं उनको आपको पढ़ के रखना चाहिए। बहुत बार लोग इस पे ध्यान नहीं देते और इससे रिलेटेड 1 मार्क्स से क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिखाई देता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब गाइस हम बात करेंगे अगला। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब जी, स्मॉल जी एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे मैंने बोला कॉमनली हम लोग 9.8 लेते हैं, बट गाइस स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम अर्थ के सरफेस पे ही चल रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे घूम फिर रहे हैं, तो कहां स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है और कहां क्या होती है, इससे रिलेटेड भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखो, प्यारा सा, एकदम प्यारा सा। ये हमारा अर्थ है, समझ लो। अरे बहुत मस्त बन गया। अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर होता है और ये दोनों एंड्स पे पोल होते हैं। ओके, अब मुझे एक चीज पहले बताना चाहिए था, पर चलो ये मैं कहां से आया मैं आगे आपको बताने वाला हूं। G इक्वल टू GM/r²। ओके, G इक्वल टू GM, ये कहां से आया? ये है फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। किसका फॉर्मूला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अभी रुके रहो, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, बट अभी के लिए समझ लो ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, G इक्वल टू GM/r²। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन देखो, एक ऊपर है एक नीचे है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा वहां डिस्टेंस कम होगा। ओके, या ध्यान से सुनना, जहां डिस्टेंस बढ़ेगा वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, और जहां डिस्टेंस कम होगा वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब ध्यान से सुनना एकदम अच्छी तरीके से। अब इक्वेटर पे देखो,
इक्वेटर पे डिस्टेंस बढ़ गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दोनों पोल्स पे देख लो, दोनों पोल्स पे डिस्टेंस कम हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एकदम सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। ये पोल पे भी देख लो, डिस्टेंस कम हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। इसीलिए गाइस अगर आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम कहां रहती है, सबसे ज्यादा कहां रहती है, तो भाई मैक्स यहां रहती है दोनों पोल पे, और मिनिमम कहां रहती है, यहां। मिनिमम क्यों रहती है, क्योंकि अर्थ का जो हमारा शेप ही वो इसी तरह से बना हुआ है, और शेप इस तरह से बने होने की वजह से जो इक्वेटर पे होता है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होता है और दोनों पोल्स पे मैक्सिमम होता है। और उसका रीजन भी मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया। अब गाइस ये देखो, अब अभी हम लोग कहां चल रहे, पता, अर्थ के सरफेस पे ऐसे ऐसे घूम रहे थे। पहले इक्वेटर पे घूमे, फिर पोल पे घूमे। इसलिए पहले टॉपिक का हमारा नाम था चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अब गाइस देखो, जी हाईएस्ट एट द पोल, पोल पे कितना होता है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही गाइस अगर इक्वेटर की बात करूं तो वहां कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां मैंने सिंपल सा भी ऐसा बताया कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होता है कंपेयर टू पोल्स। एकदम सिंपल सा, इसको देख के भी आप समझ सकते हो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हो गया, अब तो हम देखो अर्थ के सरफेस पे चल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं भाई बहुत दिन हो गया अर्थ के सरफेस पे चलते हो, अर्थ को छोड़ के थोड़ा ऊपर जाते हैं। अब अर्थ को छोड़ के ऊपर जा रहे हैं तो भी गाइस सेम सीन, मैं दूसरा स्लाइड लेके समझाना चाहूंगा। ये देखो, ये हमारा अर्थ। अब मेरा दिल टूट गया है अर्थ पे से, अब मेरे को ये छोड़ के जाना है, मतलब छोड़ के वापस आना भी है यार। ऐसा मत सोचा कि सर छोड़ के चले जाएंगे। मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर जा रहा हूँ। मतलब क्या हो रहा है, फिर से ये वाला फॉर्मूला कहां से आएगा इस मैं बताना चाहूंगा, अभी रुके रहो। ओके, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये भी आंसर दे दूंगा, रुके रहना एक मिनट। अब गाइस देखो, फिर से वही चीजें, यहां ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है। और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा नीचे आ रहा हूं, मतलब यहां पहुंच गया, मैं नीचे नीचे आ रहा हूं, मतलब अर्थ की तरफ आ रहा हूं, टुवर्ड द अर्थ आ रहा हूं, अर्थ की तरफ आ रहा हूं, मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब डिस्टेंस कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि अर्थ को छोड़ के अगर हम सर्टन हाइट पे, मतलब हाइट अगर इंक्रीज होगा, हाइट अगर इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हाइट डिक्रीज होगा, हाइट डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू, हाइट डिक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एकदम सिंपल सा। अब देखो वही चीज है, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज्ड विथ अ डिक्रीज इन अ हाइट, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन अ हाइट। और यही फॉर्मूले का यूज करके अब बोलोगे सर वहां आपने आर प्लस एच लिखा था, वो बताता हूं, रुके रहो, सब चीजें बताऊंगा। यहां इन शॉर्ट भी मैंने एकदम मस्त तरीके से लिखा हुआ है। अब चलते तीसरा जो हमारा फाइनल, और इसके बाद में आपको जो बीच का टॉपिक हो बताना है मुझे। चेंज विद द डेप्थ। अब मैं अर्थ के सरफेस पे घूम लिया, अर्थ के ऊपर भी जाके आ गया, पर मैं बोलूंगा यार अब एक ही जगह बचा हुआ, डायरेक्ट अर्थ के डेप्थ में ही चला जाता हूं, कहानी खत्म करता हूं मैं। तो अब अर्थ के डेप्थ में जाते हैं। ये देखो, एक और स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा अर्थ। अब गाइस फिर से मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। बोलोगे सर अब बस आर क्यों लिखा कैपिटल आर, सबका आंसर दूंगा। बस अभी ये टॉपिक समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक समझा रहा। तो अब मैं डेप्थ में जा रहा हूं, मतलब अर्थ के अंदर जा रहा हूं। मान लो मैं यहां पहुंच गया, पहले मेरे लिए, मैं दूसरे कलर से बताता हूं, पहले मेरे लिए अर्थ इतना बड़ा था और इसका रेडियस आर था और उसका मास एम था। बट जब मैं यहां पहुंचा, जब अर्थ के डेप्थ में चला गया, तो अब मेरे लिए अर्थ इतना सही है, अर्थ इतना सही है, मतलब उसका मास भी डिक्रीज हो गया और साथ में इसका रेडियस भी डिक्रीज हो गया। अरे इंक्रीज का सही ऐसा बनाता हूं, चलो डिक्रीज हो गया और साथ में उसका रेडियस भी क्या होगा, डिक्रीज हो गया। अभी ये मुझसे नहीं रहा गया, मैं और डेप्थ में चला गया, मतलब भाई नहीं अब जिंदगी से मैं खुश नहीं हूं, मैं और डेप्थ में जाऊंगा। और जब मैं और डेप्थ में गया तो दो चीजें फिर से डिक्रीज हो गई, मास भी और डिक्रीज हो गया, एज वेल एज रेडियस भी और डिक्रीज हो गया, छोटा हो गया, देखो ना, रेडियस भी डिक्रीज हो गया। पर मेरा दिल और नहीं माना, मैं और डेप्थ में चला गया, मतलब कहने का मतलब मास और डिक्रीज हो गया और रेडियस और डिक्रीज हो गया। और मैं डेप्थ में चला गया
तो भाई मास और डिक्रीज हो गया, रेडियस और डिक्रीज हो गया। अब इन शॉर्ट अगर मैं ऐसा समझना चाहूं, अगर मैथ सिंपल सा, तुम्हें मैथ का ये कैलकुलेशन आता भी होगा, अगर ऊपर की वैल्यू एंड नीचे की वैल्यू दोनों डिक्रीज हो रही है तो भाई रिजल्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब मास एज वेल एज रेडियस अगर दोनों डिक्रीज हो रही है तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ जी विल ऑल्सो डिक्रीजेस, तो इसलिए जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं और डेप्थ में जा रहे हैं तो मास एज वेल एज रेडियस दोनों डिक्रीज होता है, देन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी विल ऑल्सो डिक्रीजेस। एकदम सिंपल सा गाइस, ये बातें याद रखना। जब हम डेप्थ में जाते हैं तो मास के साथ रेडियस भी डिक्रीज होता है, डिस्टेंस भी डिक्रीज होता है, और जब दोनों चीजें डिक्रीज होती है तो मैथ का सिंपल सा कैलकुलेशन हमें आता है, ऊपर और नीचे दोनों नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एकदम सिंपल सा। अगर इसी तरह से आपसे कोई पूछे अरे सर डायरेक्ट अर्थ के सेंटर पे ही पहुंच जाता हूं, सेंटर पे पहुंच गया, सेंटर पे पहुंच गया तो भाई रेडियस तो एकदम जीरो हो गया और मास भी एकदम जीरो हो गया, इसीलिए गाइस सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। समझ रहे, इसीलिए जीरो होती है। अब ये तो तीनों टॉपिक मैंने बता दिया। अब देखो यही लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंज इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिजल्ट इन आर एंड एम, दोनों अगर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मैंने बोला आर और एम दोनों डिक्रीज हो रहा है, therefore the value of g will also decreases। खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। अब पर सर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैसे आया, चलो वो बता देते हैं, कोई टेंशन मत लो। सबसे पहले एक प्यारा सा फॉर्मूला जो आप लोगों को सबको पता है, फोर्स इक्वल टू ज्यादा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहां लीनियर एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रही है, हर ऑब्जेक्ट क्यों एक्सेलरेट हो रहा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो यहां लीनियर एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, या कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये न्यूटन बाबा के सेकंड लॉ के थ्रू हमें पता चला था, जो 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम F इक्वल टू ma था, पर यहां g क्यों लिया, क्योंकि किसकी बात चल रही है, एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए a को रिप्लेस करके मैंने g लिख दिया, हो गया काम खत्म। एंड दूसरा, अभी हमने एक फोर्स पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, जिसका फॉर्मूला अब मैं इस तरह से लिख लेता हूं। ओके चलो मैं पहले यहां ये लिखता हूं, अब वहां मैंने डी लिया था, यहां आर, तो मैंने बोला कहीं कहीं डी भी यूज किया जाता है, कहीं कहीं आर भी यूज किया जाता है, समझ में आया, तो दोनों चीजें चलेगी, कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 2, अब ये कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो ये अर्थ और इसके ऊपर ये रहने वाला ऑब्जेक्ट, ये एम और ये हो गया स्मॉल एम, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, सब चीजें क्लियर हो जाएगी एक झटके के अंदर। अब देखो अगर हमने ऐसे मैथ के अंदर बहुत बार पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम होता है, अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा, और राइट हैंड साइड अगर दोनों का सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो देखो गाइस, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ये दोनों सेम है तो ये भी सेम हो जाएंगे। तो एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एम एम दोनों साइड से कैंसल, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब गाइस ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये मास ऑफ द अर्थ है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है तो हम लोग वहां कैपिटल आर लेंगे, फॉर्मूले में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले में कैपिटल आर लेंगे। बट वही गाइस, वही ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो मान लो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है, दूर है, तो भाई जितना दूर है उस हाइट उसको हम डिनोट करेंगे एच से डिनोट करेंगे, या तो गाइस हम h प्लस आर लिखेंगे अगर हाइट सर्टन हाइट पे, या तो स्मॉल आर लिखेंगे इस तरह से। तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है तो इट इज डिनोटेड बाय या स्मॉल आर या तो h प्लस आर, दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा, स्मॉल आर भी कर सकते हो या h प्लस आर भी। इसीलिए अगर ऐसा फॉर्मूला आपको दिखाई दिए gm अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो समझ लेना वो ऑब्जेक्ट बाहर है, ओके। या तो इस तरह से भी अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना वो ऑब्जेक्ट कहां है, बाहर है, ओके क्लियर।
तो गाइस जो जो टॉपिक मुझे इसके अंदर समझाना था मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया। थोड़ा ऐसे हट जाओ या नहीं ऐसे हट जाओ, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गाइस मैं चाहूंगा प्लीज वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, जिससे मुझे भी बहुत नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।